एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। दोस्तों, इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो 1991 में किए गए थे, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। इसने पूरी इंडियन इकोनॉमी को एक नई दिशा दी, जिससे हमारी इकोनॉमी की दशा भी बदल गई। तो इस नई पॉलिसी की आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये दो पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो ये पार्ट ए है, जिसमें हम लिबरलाइजेशन की केवल बात करेंगे कि कहाँ कहाँ लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, इसको कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन ए चेंज इन द सेट ऑफ पॉलिसीज from one time period to another which can improve the level of efficiency, productivity and profitability। तो यहाँ देखिए, ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि ये एक सेट ऑफ पॉलिसी है जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये एक सेट है पॉलिसीज़ का, जिसमें इम्प्रूव करने की बात की गई थी किन किन चीज़ों के लिए, इफ़िशियंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। इन तीन चीज़ों को इम्प्रूव करने की बात की गई थी और इसी टारगेट को ध्यान में रख कर जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, privatization and globalization. This policy is popularly known as LPG, model of growth, and sometimes called Rao मनमोहन पॉलिसी। तो ये यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स थे, जिसको इंट्रोड्यूस करके इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो स्टार्ट किया गया था। और ये थ्री कंपोनेंट्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसको एलपीजी की पॉलिसी कहा जाता है और कभी कभी इसको राव मनमोहन पॉलिसी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि 1991 के टाइम जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, रिफॉर्म्स की पॉलिसी, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और मिस्टर नरसिम्हा राव वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इसलिए इसको शॉर्ट में हम राव मनमोहन पॉलिसी भी कहते हैं। दोस्तों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने जब अडॉप्ट की थी, जुलाई 1991 की वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसमें पूरी कंट्री को मैसेज दिया गया था कि अब इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होने जा रही है। ड्रास्टिक चेंज आया था जो 1951 से लेकर 1990 तक हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन चीज़ों को पूरी तरीके से चेंज किया गया था। इसीलिए इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम बोलते हैं। 1991 तक दोस्तों हमें पता है कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर हो गई थी। एक तरीके से कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस के फेस में था और ऐसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और वर्ल्ड बैंक जो है उनको फाइनेंशियल असिस्ट करने को तैयार तो हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। और उस कंडीशंस में ही ये कहा गया था कि अब इंडिया को पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसी को छोड़कर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके वर्ल्ड बैंक इंडिया की हेल्प करेगा। और फिर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को ये काम करना पड़ा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, और राइट साइड में हैं मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। दोस्तों, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है उसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव उनको दो पार्ट में बांटा गया था। एक तो था जो मेजर्स थे उसको बोला गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या क्या रखा गया था, शॉर्ट टर्म गोल्स थे। दे रिफर टू शॉर्ट टर्म मेजर्स टू करेक्ट imbalances of the balance of payments by maintaining sufficient foreign exchange reserves and control inflation by keeping the rising prices under control। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स में जो टारगेट रखे गए थे, जो उसके अंदर स्टेप्स लिए गए थे, उनका टारगेट यही था कि वो शॉर्ट रन मेजर्स थे जिसमें बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस को बैलेंस करने का एक टारगेट था। और दूसरा
जो उस समय हाई इन्फ्लेशन चल रहा था उसको कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए मेजर्स लिए गए थे। और सेकंड मेजर्स जो था उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स ये लॉन्ग रन गोल होता है, जिसमें पूरी इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया जाता है, फंडामेंटल चेंजेस आते हैं। दे रिफर टू लॉन्ग रन मेजर्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी and to increase international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy। तो ये लॉन्ग रन मेजर्स हैं जिसमें इकोनॉमी की इफ़िशियंसी को और ज़्यादा इफ़िशियंट करने की बात की जाती है और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात की जाती है, और जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको इंडियन इंडस्ट्री के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए ओपन कर दिया जाता है। तो ये लॉन्ग रन मेजर्स की बात इसमें की जाती है। तो जितने भी मेजर्स हैं उनको दो पार्ट में बांटा जाता है, ये याद रखना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो मेजर्स हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया। एक को बोला गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जो कि स्टेबिलिटी लाने के लिए था, और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर, जो पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए था। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, दोस्तों क्या उस समय नीड थी, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया? तो अभी जैसे मैंने बताया कि उस समय हम फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो लगभग ना के बराबर था, और केवल इतना एक्सचेंज हमारे पास अवेलेबल था हमारे स्टॉक में कि हम हार्डली 7 to 10 डेज़ का इंपोर्ट जो है बाहर की कंट्री से कर सकते थे। और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी बाहर की कंट्री हमको क्रेडिट पर सामान देने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पर नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या कंडीशन थी जबकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा? पहला आप देख सकते हैं हाई फिजिकल डेफिसिट। कि फिजिकल डेफिसिट दोस्तों वो डेफिसिट होता है जबकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रिसीप्ट से ज़्यादा होता है। हमारी इनकम कम होती है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। तो जितना वो एक्सपेंडिचर एक्सेस का होता है उसको गवर्नमेंट बोरोइंग से पूरा करती है, उसके लिए उसको बोरो करना पड़ता है, और उसी को हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट था 1990 तक आते आते 8.4% तक हो गया था जीडीपी का। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 8.4% फिजिकल डेफिसिट हो गया था, जो 1981 और 82 में 5.4% था। तो आप देख सकते हैं कि 10 ईयर में 5.4% थे, 8.4% हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया था, जो बहुत ज़्यादा था। और लॉन्ग रन के लिए इतना फिजिकल डेफिसिट जो है कोई कंट्री आसानी से बहुत स्मूथली जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। सेकेंड नीड इसलिए हुई क्योंकि बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, 1980-81 इसके बाद से हमारे यहाँ लगातार जो है बीओपी हमारा डेफिसिट का रहा है। और हमने बताया अभी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा लगभग ना के बराबर था। मुश्किल से हम 10 डेज़ या 2 वीक का इंपोर्ट कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं। तो बीओपी क्राइसिस थी हमारी, इसकी वजह से भी हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा। थर्ड है फेल्योर ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, इसके पहले की वीडियो में दोस्तों हमने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर यहाँ बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश किए थे, जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। और वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं वो लगातार लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज बन गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर और ज़्यादा जो है वो लोन का बर्डन बढ़ने लगा था। तो यहाँ जो पब्लिक सेक्टर फेल हो गई थी उसकी वजह से भी गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ा। फोर्थ, इंक्रीज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन उस समय 90 तक आते आते बहुत हाई हो गया था, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गया था। 1991 तक ये 17% के आसपास था, जो कोई भी कंट्री जो है वो सरवाइव करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। 17% बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, जो अलार्मिंग सिचुएशन से भी ज़्यादा थी। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है वो स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो लेने पड़े, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा। कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये आपको पहले ही बताया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तीन ही कंपोनेंट थे, और वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसीलिए इसको एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्रांचेज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हैं। वही 3 ब्रांचेज हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसकी बात हम वन बाय वन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम केवल लिबरलाइजेशन की बात करेंगे, बाकी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लिबरलाइजेशन इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसकी वजह से जो है प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है वो हम दूसरे वीडियो में ले जा रहे हैं, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस और इसमें जो कंटेंट्स हैं वो बड़े हैं, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर केवल लिबरलाइजेशन की बात करनी है। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर फ्रीडम टू इकोनॉमिक एजेंट्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस। इट इम्प्लाइज लिबरेटिंग द ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अनवांटेड गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों हम लोगों ने पहले भी ये देखा था कि 1990 तक जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी, जो इकोनॉमी थी, वो इतनी गवर्नमेंट के डे टू डे इंटरफेरेंस से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगी थी कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो निगेटिव हो रही थी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रूल रेगुलेशंस को थोड़ा सा रिलैक्स करना और जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनको फ्रीडम देना, डिसीजन मेकिंग फ्रीडम की, वो डिसीजन ले सकें। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एजेंट हैं और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ी छूट दी जाए, जिससे उनको थोड़ी फ्रीडम मिले। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अननेसेसरी जो कंट्रोल्स हैं, उसको कम किया जाए। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है। और इसमें दो चीज़ें आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू रन दो इंडस्ट्रीज विच वेयर अर्लियर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। ऐसी इंडस्ट्री जो पहले पब्लिक सेक्टर की रिजर्व थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना। एंड सेकेंड, रिलैक्सेशन इन द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को भी रूल्स और रेगुलेशन में रिलैक्सेशन देना। तो ये दो चीज़ें हैं जो लिबरलाइजेशन को कवर करती हैं। द लिबरलाइजेशन मेजर्स इन इंडिया इंक्लूड द फॉलोइंग। अब देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस की गई थी रिफॉर्म्स में। तो ये 4 डिफरेंट रिफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। और ये चारों सेक्टर जो हैं ये रिफॉर्म्स के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं, जो पूरी इकोनॉमी के लिए स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल दोनों मेजर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ वन बाय वन हम लिबरलाइजेशन में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स उसमें क्या क्या हुए थे? पहला जो रिफॉर्म्स हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो हुआ था एग्जेम्पशंस ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम लाइसेंसिंग। जो इसके पहले आपको मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में कि लाइसेंस की पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि बिना लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकता था। इवन जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं उसकी ब्रांचेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन और लाइसेंस चाहिए होता था। तो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिबरलाइजेशन में सबसे बड़ा काम किया, इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस से एग्जेम्प्ट कर दिया, डी लाइसेंसिंग की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। ऑल अदर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ 18 इंडस्ट्रीज आर डी लाइसेंस्ड। No license is required for their setting up. Their number has now been reduced to 4. अब जो 18 इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने 1991 की पॉलिसी में केवल 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी, अदरवाइज़ बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है डी लाइसेंस कर दिया गया, उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ी लाइसेंस के लिए। और ये जो 18 इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते होते 4 इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट हो गई, कि आज की तारीख में देखा जाए तो केवल 4 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत है। और वो कौन कौन सी हैं? सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड स्पेसिफाइड डेंजरस केमिकल्स। ये 4 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आज की तारीख में किसी भी इंडस्ट्री को खोलने के लिए या अपनी ब्रांच को एक्सपेंड करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो काम हुआ था वो हुआ था डी लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना अंडर लिबरलाइजेशन। और सेकंड हुआ था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि
पब्लिक सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व करके रखा गया था, गवर्नमेंट ने उसमें भी रिलैक्सेशन देना स्टार्ट कर दिया था। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 टू 8। जो आपने देखा था पहले की वीडियो में कि जो शेड्यूल ए था 1956 में, उसमें 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकती थी। अब 1991 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये 17 इंडस्ट्री को कम करके 8 कर दिया कि केवल 8 इंडस्ट्रीज ऐसी रह गई जो पब्लिक सेक्टर में रहेंगी, बाकी सारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में उसमें प्रोडक्शन कर सकती हैं। और धीरे धीरे इस 8 को भी 2010-11 तक आते आते केवल 2 कर दिया गया कि केवल 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं, बाकी सारी इंडस्ट्री डी रिजर्व कर दी गई हैं। और वो 2 इंडस्ट्री हैं एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। एटॉमिक एनर्जी और रेलवे 2 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें केवल पब्लिक सेक्टर का ही इंटरफेयर होगा, प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर में ही ये 2 इंडस्ट्रीज रहेंगी। थर्ड है दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट 1969। एमआरटीपी एक्ट की बात हम लोगों ने पहले भी की थी, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो 1969 में आया था। इस 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने एमआरटीपी एक्ट को ख़त्म कर दिया। एमआरटीपी एक्ट को ख़त्म करने की पीछे वजह यही थी कि जो इंडस्ट्रीज़, जो बड़े कैपिटलिस्ट थे, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके ऊपर ये निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था, जिससे उनका मार्केट में शेयर लगातार कम होता गया। तो गवर्नमेंट ने जो है 1969 में जो है इस एक्ट को हटा दिया। अब किसी तरह के ब्रांच को एक्सपेंड करने का और नई यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए अब कहीं परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एमआरटीपी एक्ट में परमिशन का एक क्लॉज रखा गया था कि अगर किसी पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को अपनी ब्रांच एक्सपेंड करनी है जिसकी कैपिटल जो है एक लिमिट से ज़्यादा है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसको हटा दिया गया और 2002 में इस एमआरटीपी एक्ट को कर दिया गया कंपटीशन एक्ट। 2002 में इसको कंपटीशन एक्ट कर दिया गया। और हाल ही में 2009 की बात करें तो 20 मई 2009 को गवर्नमेंट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, जिसका काम ये होगा कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को मर्ज करती है तो उसको इस कमीशन से परमिशन लेना पड़ेगा। बिना इसके परमिशन के कोई भी कंपनी किसी को मर्ज नहीं कर सकती। तो लिबरलाइजेशन में एमआरटीपी एक्ट 1969 को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद गवर्नमेंट ने कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। फोर्थ, फ्रीडम टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। लिबरलाइजेशन में एक और छूट देते हुए इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि अब कोई भी टेक्नोलॉजी या कैपिटल गुड्स जैसे मशीन है या कोई इक्विपमेंट है, उसको इंपोर्ट करने के लिए अब इंडस्ट्री जो है वो फ्री है। इंडस्ट्रियलिस्ट आर नाउ फ्री टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स टू अपडेट देयर टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक परमिशन विल बी गिवन। अब इसके लिए परमिशन ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक परमिशन माना जाएगा। और अगर कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट होता है, जैसे कोई हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें, और कोई रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड्स मंगाना है, तो उसमें भी अब किसी परमिशन की ज़रूरत गवर्नमेंट से नहीं है। फिफ्थ है रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर की बात हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में भी की थी दोस्तों, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की काफ़ी इम्पोर्टेंस थी और गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जिसकी बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन्फेंट इंडस्ट्री के रूप में की थी, स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने 836 आइटम जो हैं वो रिज़र्व करके रखे हुए थे कि ऐसे आइटम में केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही प्रोडक्शन हो सकता है, लार्ज इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अब ये जो 836 था इसको ग्रेजुअली कम करते करते इसको 114 कर दिया कि केवल 114 इंडस्ट्रीज आइटम्स ऐसे होंगे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होंगे। बाकी सबको ओपन कर दिया कि वो लार्ज इंडस्ट्री में भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और धीरे धीरे 2015 तक आते आते सारे आइटम्स को डी रिज़र्व कर दिए
अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आज की तारीख में कोई भी एक आइटम जो है वो रिज़र्व नहीं है, सारे के सारे आइटम जो है वो डी रिज़र्व हैं। तो ये एक रिफॉर्म्स का पहला स्टेप था स्मॉल स्केल सेक्टर में। दूसरा, गवर्नमेंट ने MSMED एक्ट एक पास किया 2006 में, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट जिसको कहा जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि गवर्नमेंट ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को मर्ज कर दिया, उसको एक साथ कर दिया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर को कवर करता है, जिसको MSMED एक्ट 2006 बोलते हैं। और थर्ड जो रिफॉर्म्स किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वो था माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा। मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में स्टार्ट किया था, 8 अप्रैल 2015 में। जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, जिनको फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, वो मुद्रा बैंक से जो है वो फाइनेंस करवा सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। उनको फिर लोकल मनी लेंडर या ऐसी जगह से प्राइवेट लोन नहीं लेना पड़ेगा। अब मुद्रा बैंक जो है वो माइक्रो यूनिट्स या माइक्रो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो है वो फाइनेंस करेगा, उनको जो है प्रोडक्शन के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। तो ये सारे स्टेप जो हैं दोस्तों वो स्मॉल स्केल सेक्टर में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स ये इंट्रोड्यूस किए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन में जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म देखने को मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए वन बाय वन क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे। फर्स्ट रिफॉर्म जो हुआ था, चेंज इन रोल ऑफ RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल काफ़ी चेंज कर दिया गया दोस्तों 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। बिफोर 1991 जो RBI थी उसको केवल रेगुलेटर के रूप में देखा जाता था, कि वो कंट्रोलर है, वो रेगुलेटर है। वो एक तरीके से उसकी जो पॉलिसी होती थी वो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी होती थी। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डे टू डे कॉमर्शियल बैंक के रूटीन वर्क में इंटरफेयर करना, परमिशन के बिना कोई भी काम कॉमर्शियल बैंक नहीं कर सकता था, RBI की परमिशन, उसका अप्रूवल चाहिए होता था। तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस होते थे, अब 1991 की पॉलिसी में उनको हटा दिया गया, उनको कम कर दिया गया, और जो कमर्शियल बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको काफ़ी फ्रीडम दी गई। तो अब 1991 के बाद से रिजर्व बैंक का जो रोल है वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया। अब वो केवल जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, उसकी जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी वो काफ़ी कम हो गई थी। सेकेंड था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन सेक्टर बैंक के आ जाने से एक अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हुआ। और इकोनॉमी में जो बैंकों में जो कॉमर्शियल बैंक पहले केवल इंडियन कॉमर्शियल बैंक थे, उनके अंदर जो वर्किंग कल्चर था, उनके अंदर जो लोन देने में, पेपर वर्क लोन देने में जो टाइम वो लेते थे, प्रोसेसिंग में जो डिले होता था, उन सब चीज़ों से जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते थे, अब जब प्राइवेट सेक्टर की बैंक और फॉरेन सेक्टर की बैंक्स आ गई तो अब काफ़ी कंपटीशन बढ़ा, जिससे कहीं ना कहीं जो है जो प्रोड्यूसर है, जो इन्वेस्टर है, उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ, उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो लोन मिलना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं ICICI, HDFC, HSBC, ये सारी बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और फॉरेन की भी बैंक हैं। तो उनके आने से जो है वो काफ़ी कंपटीशन एक बढ़ा है। थर्ड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में दोस्तों, ओपनिंग अप ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट में 1991 के पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं हो सकता था, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया कि वो यहाँ के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। India has opened its stock market to foreign investors in September 1992. Foreign institutional investors, merchant bankers, mutual funds and pension funds etc. are now allowed to invest in India's stock market. अभी सारे लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोर्थ है
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ कंट्री में with a view to increasing the participation of more people in the capital market. Two most important steps in this direction undertaken, और ये क्या थे दो स्टेप? स्टेटूटरी रिकॉग्नाइजेशन टू सेबी, दोस्तों सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो 1992 में इस्टेब्लिश किया गया, और सेबी का काम है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट की सारी एक्टिविटी पर नज़र रखना, लाइक वॉच डॉग, वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, वो कंपनी को लिस्टेड करती है, डीलिस्टेड करती है, मार्केट में जैसी ज़रूरत होती है वो सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाती है शेयर मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम हुआ था 1992 में जब सेबी इस्टेब्लिश किया गया था अंडर लिबरलाइजेशन। और सेकंड थिंग क्या था? सेटिंग ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भी इस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी वजह से बाहर स्टॉक जो इन्वेस्टर रहते थे जिनको मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था, वो धोखाधड़ी और जो बहुत चीटिंग हो जाती थी कभी कभी कंपनियों के द्वारा, जो उनके इन्वेस्टर्स थे, इन सारी चीज़ों पर काफ़ी रोक लगने लगी थी। थर्ड नेक्स्ट है दोस्तों टैक्स रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन में जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उसमें क्या क्या हुए उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे हम। आपको पता है टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको जिसके ऊपर गवर्नमेंट इम्पोज करती है वो किसी दूसरे पर उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जैसे जिसकी इनकम पर टैक्स लगाया गया वो उसी को पे करना होता है, और कॉरपोरेट टैक्स होता है जो कंपनी के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो दूसरों पर हम टाल नहीं सकते। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका नेचर ऐसा होता है कि वो चाहे तो दूसरों पर टाला जा सकता है, पार्शियली या फुल्ली। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब लगाया किसी के ऊपर गया, लेकिन जिसके ऊपर लगाया गया उसने किसी और पर टाल दिया, चाहे टैक्स का 100% पार्ट और चाहे कुछ उसका सर्टेन पार्ट जो है। तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। जैसे GST अभी इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके पहले सर्विस टैक्स और जो वैट होता था, सेल टैक्स होता था, वो सब इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। द मेजर टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस आफ्टर 1991 इंक्लूड द फॉलोइंग। अब क्या क्या हुआ था इसमें? रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्स रिफॉर्म्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, रिडक्शन इन टैक्सेस। टैक्स रेट इतना हाई हुआ करता था कि लोगों में टैक्स को चोरी कर लेने की टेंडेंसी डेवलप हो गई थी, जिससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी कम हो जाता था, रेवेन्यू कलेक्शन भी कम होता था टैक्स के नाम पर। तो ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। द कॉर्पोरेट टैक्स वॉज रिड्यूस टू 40% in 1994-95, 35% in 1997-98 एंड 30% इन 2005-2006। अब देखिए 40% हुआ करता था पहले, 40 से 30 हुआ, और 40 से 35, फिर 35 से 30, धीरे धीरे ये कम होता गया, और 2019-20 तक आते आते इसको गवर्नमेंट ने 25% कर दिया। तो ये देखिए आपकी गवर्नमेंट ने कैसे धीरे धीरे जो है जो टैक्स रेट है उसको कम किया है, कॉरपोरेट टैक्स। क्योंकि ज़्यादा टैक्स अगर गवर्नमेंट इनसे रिकवर करेगी, ज़्यादा टैक्स इनसे कलेक्ट करने की सोचेगी, तो जो कंपनीज थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो डीमोरलाइज होती हैं। तो ऐसे में जो है वो टैक्स की चोरी करने की टेंडेंसी के साथ साथ इकोनॉमी पर उसका जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। सेकंड जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किया था वो था रिफॉर्म्स इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे टैक्स के अलग अलग रेट थे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे, उन सबको गवर्नमेंट ने पहले वैट में कर दिया कि वैट जो है ये एक यूनिफॉर्म एप्लीकेशन था। तो वैट इंट्रोड्यूस कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब उस वैट की जगह भी देखिए आप, अभी GST आ गया। रिसेंटली द पार्लियामेंट पास्ड ए लॉ, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, which came into effect from जुलाई 2017। जुलाई 2017 में वो इम्प्लीमेंट हुआ, और
जो एक्ट बना वो 2016 में बना। जीएसटी इज अ सिंगल नेशनल यूनिफॉर्म टैक्स लिव्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम था जिसने बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज किया और जो अलग अलग रेट्स थे उसको भी जो है उसने सिंप्लीफाई किया। तो इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन। एक ही टैक्स लगेगा। किसी भी स्टेट की बात करें, इंडिया में किसी भी स्टेट में जो टैक्स का रेट है वो जीएसटी में सेम होगा। वन मार्केट वन नेशन। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए इस जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। सेकेंड, टैक्स रिफॉर्म्स में क्या हुआ? कस्टम ड्यूटीज हैव बीन रिड्यूस्ड considerably in post 1991 period union budget for 2007-8 the peak rate of custom duty was brought down to 10%। अब कस्टम ड्यूटी बहुत हाई हुआ करता था, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हाई होता था वैसे ही कस्टम ड्यूटी बहुत हाई होता था। जो हम इंपोर्ट करते थे तो कभी कभी 300% टैक्स लगता था, तो ये बहुत ज़्यादा था। इसको गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ग्रेजुअली कम किया। और थर्ड है टैक्स रिफॉर्म्स में सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। गवर्नमेंट ने टैक्स को जितने भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर थे उनको सिंप्लीफाई किया, जिससे टैक्स कैलकुलेशन में और जो सिस्टम उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें ज़्यादा कहीं कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो, कहीं करप्शन के चांसेस ना हो। तो गवर्नमेंट ने उन सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। तो ये सारे मेजर्स थे वो टैक्स रिफॉर्म्स के थे। और लास्ट है लिबरलाइजेशन का एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। की एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स भी किए गए लिबरलाइजेशन के मेजर्स में। क्या क्या थे? 3 स्टेप गवर्नमेंट ने इसमें लिए थे एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में। पहला क्या था? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और तीसरा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या किया गवर्नमेंट ने? पहला गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फ्रीली परमिटेड हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रेज्ड। गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं वो आ सकते थे उसको गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया, अलाउ कर दिया कि अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई। कि पहले लिमिटेड प्रोडक्ट थे जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ था, अब गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐसे बढ़ा दिए जिसमें और ज़्यादा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता था। सेकेंड, गवर्नमेंट ने क्या किया? 51% इन्वेस्टमेंट हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री में अलाउ किया। उसके बाद धीरे धीरे इसको 74% किया और आज की तारीख में वो 100% है कि 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। इसकी परमिशन गवर्नमेंट ने दी। थर्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो चाइना ने शुरुआत की थी उसकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। अभी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर अपने तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो इस्टेब्लिश करती है। तो फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में SEZ की शुरुआत की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं, प्रोडक्शन यूनिट काम करती हैं, उनको ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है। चाहे वो बाहर से रॉ मटेरियल या कोई टेक्नोलॉजी या कोई इक्विपमेंट मंगाना हो तो उस पर टैक्स की बात हो, चाहे परमिशन की बात हो, उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में ये 3 मेजर्स जो है वो लिए गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या किया गया था दोस्तों? पहला किया गया था रुपी को, जो रुपया है इंडियन करेंसी, उसको फुली कन्वर्टेबल कर दिया गया करंट अकाउंट में 1993-94 में। 93-94 में गवर्नमेंट ने जो हमारी करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़, उसको फॉरेन करेंसी के टर्म्स में फुली कन्वर्टेबल कर दिया करंट अकाउंट में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्सपोर्टर है इंडिया का जिसने एक्सपोर्ट किया बाहर गुड्स को, तो उसे बाहर की करेंसी से फॉरेन करेंसी मिलेगी, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो येन हो, चाहे वो पाउंड हो। अब उसको एक्सपोर्टर जो है जिसको फॉरेन करेंसी मिली है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो
अब जो करंट अकाउंट का, अगर उसकी अर्निंग करंट अकाउंट की है तो अब उसको रुपीस में कन्वर्टेबल बना दिया गया 93-94 में, अब उसको एक्सचेंज किया जा सकता था। सेकेंड, 93-94 के ही बजट में द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाज लेफ्ट टू बी डिटरमिन बाय मार्केट फोर्सेस। नाउ इंडिया हैज फॉलोड मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब देखिए 93-94 के बजट में गवर्नमेंट ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया जो आज तक चल रहा है, कि जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेट होता था कि 1 रुपीज़ इक्वल टू इतने डॉलर, $1 इक्वल टू इतने रुपीज़, ठीक, कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी के रिस्पेक्ट में फॉरेन करेंसी की कीमत कितनी है, ये डिटर्मिनेट होता है, उसकी थ्योरी होती है। तो 3 थ्योरी पर ये एक्सचेंज रेट सिस्टम काम करता है। एक तो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ है, तो $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ ही रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट के फ्लक्चुएशन से हमारे एक्सचेंज रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट डिटर्मिनेट करती है, इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं होता। इसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। दूसरा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये फिक्स नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स नहीं किया, यहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। $1 इक्वल टू 75 रुपीज़ होगा, 70 होगा, 80 रुपीज़ होगा, ये मार्केट फोर्स फिक्स करेगी डिमांड और सप्लाई से। इंटरनेशनल मार्केट में जैसी करेंसी की डिमांड और सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग वो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेट होगा। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और थर्ड होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। यहाँ पर क्या होता है कि फिक्स भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, दोनों का यहाँ पर जो है आप को एग्जिस्टेंस देख सकते हैं कि एक लिमिट तक वो फिक्स रहेगा और एक लिमिट तक वो फ्लेक्सिबल रहेगा। जैसे $1 इक्वल टू, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि 70 टू 80 रुपीज़ है, तो एक तरीके से फिक्स है ये कि 70 और 80 रुपीज़ तक। अगर 70 रुपीज़ और 80 रुपीज़ के बीच में है, कभी 71, कभी 72, कभी 77, कुछ भी है, तो ऐसे में गवर्नमेंट का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ से नीचे आ जाए या 80 रुपीज़ से ऊपर चला जाए, कहने का मतलब चाहे करेंसी हमारी जो है वो डेप्रिसिएट हो चाहे वो एप्रिशिएट हो, तब गवर्नमेंट वो इंटरफेयर करेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एप्रिसिएशन भी अच्छा नहीं है करेंसी का और डिप्रिसिएशन भी अच्छा नहीं है। इसका डिटेल हम अलग जब हम आगे बात करेंगे दूसरे वीडियो में, तो वहाँ पर हम बात करेंगे जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया, वो इंट्रोड्यूस किया इंडिया ने, इसको मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। थर्ड क्या किया गवर्नमेंट ने, फेरा जो 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब उसको गवर्नमेंट ने और लिबरल कर दिया और 1990 तक उसको फेमा में कन्वर्ट कर दिया। फेरा जो है वो फेमा बन गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये तीन जो हैं ये एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लिया कि धीरे धीरे जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते थे इंपोर्ट पर उसको ग्रेजुअली कम किया और 2001 तक आते थे पूरा ख़त्म कर दिया कि आज की तारीख में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंपोर्ट पर। दूसरा, कस्टम ड्यूटी, जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट हैव बीन ड्रास्टिकली कट इन 91-92 बजट। पीक रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस फ्रॉम 300% टू 150%। सोचिए 300% तक कस्टम ड्यूटी होता था कि अगर कोई प्रोड्यूसर है यहाँ का, उसको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी बाहर से, उसको कस्टम ड्यूटी 300% तक देना पड़ता था, जिसको गवर्नमेंट ने 300 से कम करके 150 कर दिया और 2007-8 तक आते आते उसको 10% कर दिया। तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी कम करके। थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया था
और लास्ट है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज नाउ गिवन। जो हम बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने की एक लंबी पॉलिसी लंबे समय तक इंडिया में चली है, तो उसको भी गवर्नमेंट ने अब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और आज की तारीख में अब सारी इंडस्ट्री ओपन है, सबके लिए ओपन कंपटीशन है। बाहर की कंपनीज से, जो फॉरेन की कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उससे ओपन कंपटीशन मिल रहा है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में ये 3-4 स्टेप लिए गए थे। तो दोस्तों ये लिबरलाइजेशन के अंदर जो जो रिफॉर्म्स हुए थे उसकी बात की गई थी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरे रिफॉर्म्स ने पूरे इंडिया की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है कि लगातार इंडियन इकोनॉमी जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है। समय समय पर पॉलिसी जो है वो रिव्यू होती है, रिफॉर्म्स होते हैं, लेकिन सबसे पहला रिफॉर्म्स अगर पूरी इंडियन इकोनॉमी में माना जाए तो वो 1991 का ये रिफॉर्म्स है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम देंगे जिसमें प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे बात करने के लिए। धन्यवाद।